क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब देश केवल युद्धों से नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और समृद्धि से पहचाना जाता था। उस काल में विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। कवि ऐसे ग्रंथ लिख रहे थे जिन्हें आज भी विश्व साहित्य में सम्मान मिलता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगे थे और कलाकार पत्थरों में ऐसी मूर्तियां गढ़ रहे थे जो आज भी इतिहास की महानता का प्रमाण है। ये वो समय था जब भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि विश्व का ज्ञान केंद्र बन चुका था। जब विज्ञान, गणित, कला, साहित्य, धर्म और राजनीति सब अपने शिखर पर थे, तब भारत केवल एक समृद्ध राष्ट्र नहीं था बल्कि विश्व सभ्यता का मार्गदर्शक बन चुका था। गणितज्ञ नई खोजों से ब्रह्मांड को समझ रहे थे, कवि अपनी रचनाओं से संस्कृति को अमर बना रहे थे, मंदिरों और गुफाओं की कला मानव कौशल का अद्भुत उदाहरण बन रही थी और शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि व्यापार, शिक्षा और समाज सब फल फूल रहे थे। ये वो युग था जब भारत सचमुच विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर था। इतिहासकार इस युग को कहते हैं भारत का स्वर्ण युग, क्योंकि इस समय केवल राजाओं की शक्ति ही नहीं बढ़ी बल्कि समाज का हर क्षेत्र उन्नति की राह पर था। ज्ञान की धारा विश्वविद्यालयों से बह रही थी, विज्ञान नई दिशाओं में आगे बढ़ रहा था, साहित्य में अमर कृतियां रची जा रही थीं और कला ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंची जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। यही कारण है कि ये काल केवल एक शासन काल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की स्वर्णिम उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। और ये स्वर्ण युग था गुप्त काल, एक ऐसा समय जब भारत ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। इस युग में शासन सुदृढ़ था, अर्थव्यवस्था समृद्ध थी, शिक्षा और साहित्य अपने उत्कर्ष पर थे और कला ने ऐसी ऊंचाइयां छुईं जिन्होंने भारतीय सभ्यता को विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाई। यही कारण है कि गुप्त काल सिर्फ एक ऐतिहासिक अवधि नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक महानता का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। आज हम जानेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। हम समझेंगे कि कैसे इस काल में भारत ने राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक खोजों, साहित्यिक महानता और कलात्मक उपलब्धियों में ऐसी ऊंचाइयां हासिल की जो इतिहास में दुर्लभ मानी जाती हैं। हम जानेंगे उन महान शासकों, विद्वानों और कलाकारों के बारे में जिनकी वजह से ये युग भारतीय सभ्यता की सबसे चमकदार उपलब्धियों का प्रतीक बना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 319 ईस्वी में हुई। इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने न केवल राजनीतिक एकता स्थापित की बल्कि विवाह संबंधों और कूटनीति के माध्यम से अपने राज्य को मजबूत बनाया। उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता ने एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जो आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे समृद्ध और गौरवशाली काल बना। इसके महान शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में पहली बार गुप्त शक्ति संगठित रूप में उभरी। उन्होंने लिच्छवी कुल में विवाह कर राजनैतिक प्रतिष्ठा और सामरिक शक्ति दोनों प्राप्त की, जिससे उनका राज्य तेजी से मजबूत हुआ। उनके शासन ने उस स्वर्णिम साम्राज्य की नींव रखी जिसे आगे चलकर उनके उत्तराधिकारियों ने भारत के इतिहास का महान युग बना दिया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी अद्भुत सैन्य प्रतिभा और विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को पराजित कर एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। उनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है, जो उनकी वीरता और राजनैतिक कौशल का प्रमाण है। लेकिन वे केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में राजनैतिक एकता, स्थिरता और सांस्कृतिक विकास तीनों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। उनके शासनकाल में ही गुप्त साम्राज्य अपने चरम वैभव पर पहुंचा,
जिस कारण इस काल को वास्तविक अर्थों में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत पर अधिकार स्थापित किया, जिससे व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए और आर्थिक समृद्धि बढ़ी। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान विद्वान थे, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक उत्कर्ष और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने अद्भुत सैन्य कौशल और रणनीति के बल पर पूरा उत्तर भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य में संगठित कर दिया। समुद्रगुप्त ने केवल युद्ध जीतने तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि विजित राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए। कुछ राज्यों को सीधे अपने शासन में मिलाया, जबकि कुछ को अधीन राज्य बनाकर उनसे कर और निष्ठा प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने न केवल गुप्त साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाईं, बल्कि राजनीतिक एकता और स्थिरता स्थापित कर उस स्वर्णिम युग की नींव रखी, जिसे आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त शासकों ने मजबूत प्रशासन, स्थिर अर्थव्यवस्था और सुरक्षित व्यापार मार्ग बनाए। उन्होंने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य को प्रांतों और जिलों में बांटा, जहां स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इससे कानून व्यवस्था मजबूत रही और जनता में सुरक्षा की भावना बनी रही। साथ ही स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन और व्यापार मार्गों की सुरक्षा ने आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप देश में समृद्धि आई, नगरों का विकास हुआ और समाज के विभिन्न वर्गों में आर्थिक उन्नति देखने को मिली। यही प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक स्थिरता गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने का एक प्रमुख कारण बनी। परिणाम देश में शांति, धन और विकास बढ़ा, जो किसी भी स्वर्ण युग की पहचान होती है। राजनीतिक स्थिरता के कारण लोगों को सुरक्षित वातावरण मिला, जिससे व्यापार, कृषि और शिल्प सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। नगरों का विस्तार हुआ, शिक्षा संस्थान विकसित हुए और समाज में समृद्धि का वातावरण बना। जब जनता निश्चिंत होकर काम करती है, तभी ज्ञान, कला और संस्कृति फलती फूलती है, और यही परिस्थितियां गुप्त काल को वास्तव में भारत का स्वर्ण युग बनाती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग शुरू हुआ। इस समय संस्कृत केवल धार्मिक भाषा ही नहीं रही, बल्कि साहित्य, विज्ञान, प्रशासन और शिक्षा की प्रमुख भाषा बन गई। राजाओं के संरक्षण में विद्वानों और कवियों ने ऐसी महान कृतियां रची, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अमर बना दिया। महान कवि कालिदास की रचनाएं संस्कृत साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिनी जाती हैं, जो आज भी विश्व साहित्य में सम्मानित हैं। इसी कारण गुप्त काल को संस्कृत भाषा और शास्त्रीय साहित्य के स्वर्णिम उत्कर्ष का युग माना जाता है। इस समय के महान विद्वान थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और रचनाओं से भारत को विश्व के बौद्धिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन विद्वानों में प्रमुख थे महान कवि कालिदास, जिनकी कृतियां साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित और विज्ञान को नई दिशा दी, और प्रसिद्ध ज्योतिषी व वैज्ञानिक वराह मिहिर, जिन्होंने खगोल और प्रकृति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विद्वानों के कारण गुप्त काल केवल राजनीतिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की महान उपलब्धियों का युग बन गया। कालिदास गुप्त काल के सबसे महान साहित्यकारों में माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी रचना मेघदूत में प्रेम और प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है, जहां एक यक्ष बादल को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रिय तक संदेश भेजता है। वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम एक श्रेष्ठ नाटक है, जिसमें प्रेम, विरह और पुनर्मिलन की मार्मिक कथा प्रस्तुत की गई है। कालिदास की रचनाएं केवल साहित्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भावनाओं और सौंदर्य बोध की अमर अभिव्यक्ति हैं। इसी कारण उन्हें संस्कृत का महानतम कवि कहा जाता है। नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय उस समय विश्व के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। यहाँ भारत ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा में धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, व्याकरण और खगोल विज्ञान जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, और हजारों छात्र व सैकड़ों आचार्य यहाँ निवास करते थे। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा, शोध परंपरा और बौद्धिक श्रेष्ठता का जीवंत प्रतीक था। विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि दूर दराज देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबी यात्राएं करके यहाँ पहुँचते थे।
विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रमुख अध्ययन केंद्र बन चुका था, जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग जैसे विद्वान भी शिक्षा लेने आए। विदेशी विद्यार्थियों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि उस समय भारत केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और विद्या का वैश्विक केंद्र था। यही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गुप्त काल की महानता को और उजागर करती है। गुप्त काल में भारतीय विज्ञान ने विश्व को चौंका दिया। इस समय भारतीय विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ऐसी खोजें की जो अपने समय से बहुत आगे थीं। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत बताया, ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण समझाया और गणित में शून्य तथा दशमलव पद्धति को व्यवस्थित रूप से समझाया। इन खोजों ने न केवल भारत में बल्कि आगे चलकर विश्व के वैज्ञानिक विकास को भी प्रभावित किया। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय विज्ञान और गणित की महान उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। सबसे महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने विज्ञान को तार्किक और गणितीय आधार दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या दी और गणित में शून्य तथा दशमलव पद्धति को व्यवस्थित रूप से समझाया। उनकी खोजों ने न केवल भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी बल्कि आगे चलकर अरब और यूरोप के वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया। इसी कारण आर्यभट्ट को भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का महान अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने शून्य का उपयोग बताया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने संख्याओं की गणना को सरल और वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय गणित में शून्य का विचार पहले से मौजूद था, लेकिन आर्यभट्ट और बाद के विद्वानों ने इसे गणना पद्धति में व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया, जिससे बड़ी संख्याओं की गणना संभव हो सकी। शून्य की अवधारणा ने गणित, खगोल विज्ञान और व्यापार तीनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी और आगे चलकर यही दशमलव प्रणाली पूरे विश्व की गणना पद्धति का आधार बनी। इसी कारण भारतीय गणित को विश्व गणित की नींव रखने वाला माना जाता है। पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपनी कृति आर्यभट्टीय में बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने समझाया कि सूर्य के उदय और अस्त होने का कारण सूर्य का घूमना नहीं बल्कि पृथ्वी का घूर्णन है। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि अधिकांश लोग पृथ्वी को स्थिर मानते थे। आर्यभट्ट की ये खोज भारतीय खगोल विज्ञान की उन्नत सोच का प्रमाण है और ये दर्शाती है कि गुप्त काल में विज्ञान तर्क और अवलोकन पर आधारित था। ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ग्रहणों को किसी दैवी या अलौकिक घटना मानने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये व्याख्या उस समय की धार्मिक मान्यताओं से अलग थी, लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि गुप्त काल में भारतीय विज्ञान तर्क, गणना और अवलोकन पर आधारित था। इसी कारण आर्यभट्ट की खोजें भारतीय वैज्ञानिक परंपरा की महान उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। आज भी इन्हें भारतीय गणित का जनक माना जाता है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की खोजों ने गणित और खगोल विज्ञान को नया दृष्टिकोण दिया। उनकी पद्धतियों ने संख्याओं की गणना को सरल बनाया, आकाशीय पिंडों की गति को समझने का मार्ग प्रशस्त किया और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उनके कार्यों का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आगे चलकर अरब और यूरोप के विद्वानों ने भी उनकी गणनाओं और सिद्धांतों से प्रेरणा ली। इसी कारण आर्यभट्ट को भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की परंपरा का महान अग्रदूत और जनक माना जाता है। गुप्त काल में भारतीय कला अपने शिखर पर पहुंची। इस समय मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला में अद्भुत सौंदर्य, संतुलन और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। बुद्ध की शांत और दिव्य प्रतिमाएं, मंदिरों की सुसंगठित संरचना और गुफाओं की भित्ति चित्रकला इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। विशेष रूप से अजंता गुफाओं की चित्रकला उस समय की भावनात्मक गहराई, रंग संयोजन और कथावाचन शैली को दर्शाती है। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय शास्त्रीय कला के स्वर्णिम उत्कर्ष का युग माना जाता है। अजंता की गुफाएं आज भी गुप्त कला की महानता दिखाती हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफाएं प्राचीन भारत की चित्रकला और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इन गुफाओं की भित्ति चित्रों में बुद्ध के जीवन, जटिल कथाओं, भावनाओं और सामाजिक जीवन का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है।
चित्रों में रंगों का संतुलन, मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति और कथाओं की जीवंत प्रस्तुति ये दर्शाती है कि उस समय भारतीय कलाकार कला को आध्यात्मिक और सौंदर्यपूर्ण ऊंचाइयों तक ले जा चुके थे। इसी कारण अजंता की गुफाएं गुप्त काल की सांस्कृतिक श्रेष्ठता और कलात्मक प्रतिभा की आज भी जीवित विरासत मानी जाती हैं। अजंता गुफाएं बुद्ध प्रतिमाओं की सबसे सुंदर शैली इसी समय बनी। महाराष्ट्र स्थित अजंता गुफाएं में निर्मित बुद्ध प्रतिमाएं गुप्तकालीन मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इन प्रतिमाओं में बुद्ध का शांत मुखमंडल, कोमल भाव भंगिमा और आध्यात्मिक गरिमा भारतीय कलाकारों की अद्भुत कल्पना और कौशल का प्रमाण है। गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषता थी संतुलित शरीर रचना, मधुर मुस्कान और ध्यान मग्न मुद्रा, जो केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि कला की परिपक्वता और सौंदर्य बोध को भी व्यक्त करती है। इसी कारण गुप्त काल की मूर्तिकला को भारतीय शास्त्रीय कला का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है। गुप्त शासक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने शासन को केवल एक धर्म तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को पूरी स्वतंत्रता और संरक्षण दिया। बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, विद्या केंद्रों का विकास हुआ और समाज में धार्मिक सह अस्तित्व की भावना मजबूत हुई। विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को संरक्षण मिलना ये दर्शाता है कि गुप्त शासकों ने ज्ञान और धर्म दोनों को समान महत्व दिया। इसी धार्मिक सहिष्णुता और संतुलन ने समाज में शांति, ज्ञान और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में महत्वपूर्ण कारण बना। बौद्ध धर्म को सम्मान दिया। यद्यपि गुप्त शासक स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म के मठों, शिक्षण संस्थानों और भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। इस समय अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ और शिक्षा केंद्रों को राजकीय सहायता मिली। विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान बौद्ध शिक्षा केंद्रों का विकास इस बात का प्रमाण है कि गुप्त शासक धर्म के प्रति उदार और सहिष्णु थे। इसी धार्मिक सह अस्तित्व के कारण समाज में शांति, ज्ञान और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में महत्वपूर्ण कारण बना। जैन धर्म को सम्मान दिया। गुप्त शासकों ने केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान किया। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया गया और जैन साधुओं को अपने उपदेश फैलाने की स्वतंत्रता मिली। इससे ये स्पष्ट होता है कि गुप्त शासन धर्म के आधार पर भेदभाव करने के बजाय सभी परंपराओं को साथ लेकर चलने की नीति अपनाता था। इसी धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय ने समाज में शांति, नैतिकता और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखा, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने का महत्वपूर्ण कारण बना। धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी। गुप्त शासकों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने धर्म को संघर्ष का नहीं बल्कि समन्वय का माध्यम बनाया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने विश्वासों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी, जिससे समाज में सद्भाव और स्थिरता बनी रही। बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराएं साथ साथ विकसित होती रहीं और शिक्षा केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय इस धार्मिक और बौद्धिक सह अस्तित्व के प्रतीक बने। यही धार्मिक संतुलन और सहिष्णुता गुप्त काल को केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से महान और स्वर्णिम युग बनाती है। यही कारण है समाज में शांति और संस्कृति दोनों भली कूली। जब शासन स्थिर हो, धर्मों में सहिष्णुता हो और जनता सुरक्षित महसूस करे, तभी ज्ञान, कला और परंपराएं विकसित होती हैं। गुप्त काल में यही वातावरण बना जिससे शिक्षा केंद्रों का विस्तार हुआ, साहित्य की महान रचनाएं सामने आईं और कला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। इसी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के कारण गुप्त युग केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से अत्यंत उन्नत काल बन गया। मजबूत शासन। गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता उसका सुदृढ़ और संगठित प्रशासन था। राज्य को प्रांतों और जिलों में विभाजित कर स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिससे शासन प्रभावी और व्यवस्थित बना रहा। न्याय व्यवस्था संतुलित थी, कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी और सेना इतनी शक्तिशाली थी कि बाहरी आक्रमणों का खतरा कम रहा। इस मजबूत शासन व्यवस्था के कारण देश में स्थिरता बनी रही, व्यापार और कृषि को सुरक्षा मिली और समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी राजनीतिक मजबूती ने गुप्त काल को स्वर्ण युग बनने की आधारशिला प्रदान की। समृद्ध अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और विकसित थी।
कृषि उत्पादन बढ़ा, शिल्प और उद्योग भले फूले और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित होने से आंतरिक तथा विदेशी व्यापार दोनों में वृद्धि हुई। स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन इस बात का प्रमाण था कि उस समय राज्य में धन और संसाधनों की कमी नहीं थी। नगरों का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग समृद्ध हुआ और समाज में आर्थिक स्थिरता बनी रही। इसी आर्थिक समृद्धि ने ज्ञान, कला, शिक्षा और संस्कृति के विकास को संभव बनाया, जिससे गुप्त काल वास्तव में भारत का स्वर्ण युग बन सका। विश्व स्तरीय शिक्षा। गुप्त काल में भारत शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र बन चुका था। देश में ऐसे महान शिक्षण संस्थान विकसित हुए जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान उस समय विश्व के सर्वोच्च शिक्षा केंद्रों में गिने जाते थे, जहां दर्शन, गणित, चिकित्सा, व्याकरण और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इस उन्नत शिक्षा व्यवस्था के कारण भारत केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या की भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने के प्रमुख कारणों में से एक थी। विज्ञान में प्रगति। गुप्त काल में भारतीय विज्ञान ने अद्भुत उन्नति की, जिसने भारत को विश्व के अग्रणी ज्ञान केंद्रों में स्थापित कर दिया। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नई खोजें और सिद्धांत सामने आए, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को मजबूत किया। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति, पृथ्वी के घूर्णन और गणितीय गणना को तार्किक आधार दिया, जिससे विज्ञान केवल मान्यताओं पर नहीं बल्कि अवलोकन और गणना पर आधारित हुआ। इसी वैज्ञानिक प्रगति के कारण गुप्त काल केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी भारत का स्वर्ग युग कहलाया। कला का उत्कर्ष। गुप्त काल में भारतीय कला ने ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की जिन्होंने उसे शास्त्रीय और आदर्श रूप प्रदान किया। इस समय मूर्ति कला में आध्यात्मिक सौंदर्य, चित्रकला में भावनात्मक गहराई और स्थापत्य कला में संतुलन व सामंजस्य दिखाई देता है। विशेष रूप से अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रकला उस युग की परिपक्वता और सौंदर्य बोध का श्रेष्ठ उदाहरण है। मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई और बुद्ध प्रतिमाओं की कोमल एवं शांत अभिव्यक्ति भारतीय मूर्तिकला की पहचान बन गई। इसी कलात्मक उत्कर्ष ने गुप्त काल को केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से महान और अमर बना दिया। धार्मिक सहिष्णुता। गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना थी। यद्यपि गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म सहित सभी परंपराओं को संरक्षण और सम्मान दिया। बौद्ध विहारों का विकास हुआ, धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया गया और शिक्षा केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान और धर्म के मिलन स्थल बने। इस धार्मिक संतुलन के कारण समाज में सद्भाव, शांति और नैतिकता बनी रही, जो किसी भी स्वर्ण युग की मूल पहचान होती है। इसलिए इतिहासकारों ने गुप्त काल को कहा भारत का स्वर्ण युग, क्योंकि इस समय भारत में मजबूत शासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था, उन्नत शिक्षा, विज्ञान की प्रगति, कला का उत्कर्ष और धार्मिक सहिष्णुता, ये सभी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। इतिहास में बहुत कम ऐसे काल मिलते हैं जहां राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक विकास और बौद्धिक उपलब्धियां एक साथ चरम पर हों। गुप्त काल ने यही संतुलन स्थापित किया, जिससे भारत विश्व में ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बन सका। इसी कारण यह युग केवल एक राजवंश का काल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की महान उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। अगर आपको भारतीय इतिहास के ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी जानकारी पसंद है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भारत के गौरवशाली इतिहास को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य, उनकी उपलब्धियां और उनके पतन की कहानी, जिसने उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भारत के इतिहास की ऐसी ही रोचक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।